हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल रूही एडुकेटर पे आप लोगों का बहुत वेलकम है फ्रेंड्स। और मैं हूँ रूही। और फ्रेंड, आज मैं जो आपके सामने लेकर के आई हूँ वो है फिज़िक्स का पहला लेक्चर, जो कि DSSB के एग्ज़ाम्स को डिवोटेड है। और चूँकि आपको पता है कि मैं DSSB के एग्ज़ाम्स की भी प्रिपरेशन करा रही हूँ, तो इसका जो मैंने क्वेश्चन पेपर है वो पहले ही अपलोड कर रखा है 2018 का, जो कि मैंने अटैम्प्ट किया था। और मुझे एक एक चीज़ की पूरी इन्फॉर्मेशन है, पूरी नॉलेज है कि इसमें किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो फ्रेंड देखिए, अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि जो केमिस्ट्री है उसके भी लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं, वो MCQ के फॉर्म्स में हैं। जो बायोलॉजी हैं उसके भी बहुत सारे लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। और वो जो बायोलॉजी है वो आपकी जो है यूपी का TGT PGT हो, KVS हो, NVS हो, DSSB है के TGT PGTs होते हैं, और LT ग्रेड की बायोलॉजी होते हैं, उन सब के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। और सारे क्वेश्चंस आप जब भी मेरा वीडियो देखोगे तो देखोगे कि स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं उसमें, इधर उधर के क्वेश्चंस मैंने बिल्कुल भी नहीं लिए हुए हैं। तो आज जो मैं फिज़िक्स का लेकर के आई हूँ वो MCQ नहीं लाई हूँ। आप सोच रहे होंगे कि मैम आज MCQ से नहीं पढ़ा रही हैं, क्यों? क्योंकि जो फिज़िक्स होता है फ्रेंड्स, वो ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें आपको कैलकुलेशन करना होता है। और कैलकुलेशन करने के लिए पहले आपको कंसेप्ट समझनी है, ठीक है। केमिस्ट्री में भी आप कुछ चीज़ें लर्न कर सकते हो, बहुत ज़्यादा रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आते हैं। और बायोलॉजी तो आपको जो है वो समझनी होती है, लर्न करनी होती है, डायग्राम बेस्ड है, ये सारी चीज़ें हैं। बट अगर फिज़िक्स के कुछ क्वेश्चंस आएंगे, अगर न्यूमेरिकल्स, तो वो आपको आने चाहिए। तो चलिए, मैं चाहती हूँ कि पहले आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जिसको आती है फिज़िक्स उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जिनको नहीं आती है उनके लिए कंसेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, चीज़ों को समझना। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। और सब कुछ नहीं, एक एक लाइन नहीं रीड करनी है, वो ही रीड करना है जो कि इम्पॉर्टेंट है और जो कि आपके एग्ज़ाम में आती हैं। तो चलिए, अब आप यहाँ पे स्टार्ट कर दीजिए। जो फिज़िक्स का मेरा आज पहला का लेक्चर है, देखते हैं क्या चीज़ है। तो देखिए, आज मैं आपके सामने इलेक्ट्रिसिटी लेकर के आई हूँ फ्रेंड। और इलेक्ट्रिसिटी में आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिसिटी में देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक पॉइंट जो है, ये पूरा चैप्टर मैंने अच्छी तरीके से जो है कई बार इसको मैं स्टडी भी कर चुकी हूँ। तो अब यहाँ पे देखिए क्या है, आपको ये चीज़ देखनी है कि ये जो कन्वेंशनली इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन एज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन विच आर निगेटिव चार्जेस। तो इस लाइन में आपको देखिए क्या इंपॉर्टेंट है इसमें फ्रेंड्स, आपको ये समझना है। जैसे कि ये हमारे पास एक कंडक्टर है, ये मान लीजिए मेटालिक रॉड है, ओके। और क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका भी फ्लो होता है। तो अब यहाँ पे देखिए समझना क्या है कि जो सर्किट होता है उसमें जो डायरेक्शन होती है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन वो कैसे ली जाती है, वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के अपोजिट ली जाती है। तो जैसे कि मान लीजिए कि जो निगेटिव चार्ज हैं यही इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनका अगर फ्लो होने का डायरेक्शन वो इस साइड में है, तो जो आपकी इलेक्ट्रिक जो करंट होगी, विद्युत धारा होगी, वो इस साइड में फ्लो होगी। और आपको सर्किट तो पता ही है कि सर्किट में क्या करते हैं। सर्किट में आपको इस तरीके का जो है सर्किट होता है, जिसमें आपकी जब आप सर्किट ड्रॉ करते हैं तो उसमें आप एक की बनाते हैं और वो सर्किट कंप्लीट करता है। जैसे कि आपने एक बल्ब वाला डायग्राम देखा होगा कि एक बल्ब लगाएंगे, एक की लगाएंगे और एक मेटालिक वायर लेंगे। उसके बाद जब की को हम लोग क्लोज कर देते हैं तो सर्किट पूरा क्लोज हो जाता है और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगती है। तो देखिए फ्रेंड, उसके बाद अब यहीं पे देख लीजिए कि यहाँ पे देखिए इक्वेशंस भी दी हुई हैं, यहाँ पे आपको कुछ फार्मूले भी हैं, वो भी आपको याद करने हैं। बस आप नोटबुक लेकर के बैठिए और जो जो फार्मूले मैं बता रही हूँ उसको आप लोग बिल्कुल याद कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे ये सिंपल फार्मूला है। इसमें होता क्या है कि I इक्वल टू Q/T, यानी कि आप इसको अगर ऐसे Q इक्वल टू IT लर्न करेंगे तो वो आपको शायद ज़्यादा ईजी लगेगा। तो आप इसको Q इक्वल टू IT भी लर्न कर सकते हैं और I इक्वल टू Q/T भी लर्न कर सकते हैं। अब यहाँ पे Q क्या है वो देख लीजिए। यहाँ पे जो Q है वो क्या है, नेट चार्ज है, जितना भी विद्युत आवेश होता है। और जो है वो जो चार्ज है वो कैसा चार्ज है, वो जो चार्ज है वो किसी भी कंडक्टर, जैसे कंडक्टर हम किसी तार को ही मानेंगे, वायर को मानेंगे इलेक्ट्रिक कंडक्टर, तो उसके अक्रॉस जो है, उसके क्रॉस सेक्शन में जो चार्ज बह रहा है और जो टाइम T ले रहा है, उस टाइम में जो चार्ज का प्रवाह हो रहा है, ठीक है, और उस टाइम पे जो करंट है वो क्या है, I से डिनोट की जा रही है। तो अब यहाँ पे जो उस करंट को बताने के लिए जो फॉर्मूला है वो क्या दिया गया है, I इक्वल टू Q/T, यानी कि जो चार्ज है वो प्रति यूनिट टाइम जो है वो जो है आपका क्या बता रहा है, वो बता रहा है करंट या विद्युत धारा को बता रहा है। चलिए नेक्स्ट है, अब यहाँ पे आपको दूसरी चीज़ जो याद करनी है कि
कि जो एसआई यूनिट है इलेक्ट्रिक चार्ज का वो क्या होता है, कूलम्ब होता है। तो आपको ये याद करना है कि कूलम्ब जो है वो किसका एसआई यूनिट है, इलेक्ट्रिक चार्ज को जो है कूलम्ब में लिखते हैं। ओके, उसके बाद आपको जो है ये याद करना है, यहाँ पे देखिए जी इक्विवेलेंट, कि किसके इक्विवेलेंट होता है, विच इज़ इक्विवेलेंट टू द चार्ज कंटेंट इन नियरली 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। आपको ये पॉइंट लर्न करना है फ्रेंड्स कि ये किसके बराबर होता है, कितने इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है, नियरली 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है। चलिए, अब उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि जो ये बात पता है कि जो एक इलेक्ट्रॉन होता है उसमें कितना नेगेटिव चार्ज होता है, उस एक इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन जो है वो 1.6 × 10⁻19 कूलम का चार्ज पजेस करता है। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है कि जो इलेक्ट्रिक करंट होती है वो किससे एक्सप्रेस की जाती है, वो जो है उसकी यूनिट होती है एम्पियर। तो यहाँ पे अगर विद्युत धारा का जो है मात्रक पूछेगा, अगर पूछा जाएगा किससे कि वो एक्सप्रेस की जाती है, तो आप क्या बताएंगे, एम्पियर बताएंगे फ्रेंड्स। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पे फ्रेंड ये जो एम्पियर है वो किसके नाम पे रखा गया था, वो फ्रेंच साइंटिस्ट थे और इनका नाम था एंड्रे मैरी एम्पियर, और 1775 से लेके 1836 तक इनका जो लाइफ है वो था। फिर उसके बाद है फ्रेंड देखिए 1 एम्पियर की बात आ जाती है कि 1 एम्पियर क्या होता है। तो 1 एम्पियर इज कंस्टिट्यूटेड बाय द फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड, दैट इज 1 A = 1C/1S। अगर फ्रेंड्स अगर आपके सामने इस फॉर्म में भी लिखा मिलेगा तो भी ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसको देख करके कंफ्यूज मत होइएगा, बस इसको इसकी जो एसआई यूनिट है उनके साथ लिख दिया गया है। जैसे कि आपका एम्पियर लिख दिया गया है करंट के लिए, ठीक है, कूलम लिख दिया गया है चार्ज के लिए, और एस लिख दिया गया है टाइम के लिए। तो चलिए यहाँ पे इतनी चीज़ें आपने देख ली, और यहाँ पे फिर से है कि जो 1 एम्पियर है वो क्या होता है, कंस्टिट्यूटेड बाय द फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड। एक सेकेंड में जो बहने वाला 1 कूलम का जो चार्ज होता है उसको 1 एम्पियर से डिनोट करते हैं, और इसको यहाँ पे ये लिखा गया था। अब देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे ये बताया गया है कि जो स्मॉल क्वान्टिटीज़ होती हैं करंट की उसको कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, उसको एक्सप्रेस करते हैं मिली एम्पियर से। तो 1 मिली एम्पियर = 10⁻³ एम्पियर। इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की बात नहीं है। जैसे कि आप जो है क्या कहते हैं मीटर और मिलीमीटर को लर्न करते हैं, वैसे ही इसको मिली एम्पियर को और एम्पियर को कर लेना है, ठीक है। देन माइक्रो, और आपको पता है कि माइक्रोन क्या होता है, 1 मीटर में 10⁻6 माइक्रोन मीटर होते हैं, तो वही चीज़ माइक्रो है। यहाँ पे माइक्रो एम्पियर में भी 1 माइक्रो एम्पियर = 10⁻6 एम्पियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइक्रो एम्पियर के में पूछा गया है, और अगर एम्पियर में पूछता तो 10⁻6 हो जाता, पॉजिटिव पावर लग जाती। यहाँ पे निगेटिव पावर है क्योंकि ये छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में बदला गया है। नेक्स्ट है हमारे पास इन एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एमीटर। अब देखिए यहाँ पे क्या बना हुआ है फ्रेंड। अब यहाँ पे आप इस डायग्राम को देख लीजिए, यहाँ पे जो है एक डायग्राम बनाया गया है जिसमें कि जो है आपका सेल लगा हुआ है, इलेक्ट्रिक बल्ब लगा हुआ है, एमीटर लगा हुआ है, और एक प्लग की लगी हुई। तो अब आप बताइए, देखिए ये क्या होता है, ये बल्ब होता है, ओके, ये आपका क्या है, एमीटर है, ये की है, एंड ये क्या है, सेल है। अब सेल देखिए यहाँ पे निगेटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव है, और जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रही है वो निगेटिव से लेकर के अब अपोजिट डायरेक्शन में पॉजिटिव की तरफ फ्लो कर रही है। चलिए, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो बताया गया है फ्रेंड्स उसको देख लेते हैं। यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक सर्किट बताया गया है, और इस सर्किट में जो है आपको जो है सीधे सीधे यहाँ पे जितनी भी चीज़ें यूज़ हुई हैं वो दिखा दी गई हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या है इसमें पॉइंट की बात, कि ये जो सर्किट है ये टिपिकल इलेक्ट्रिक सर्किट है, और इसमें एक सेल होगा, बल्ब होगा, एमीटर होगा, प्लग की होगा। अब क्या है इसमें कि जो इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो होगी फ्रेंड, वो सर्किट में पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल से नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल की तरफ होगी, ठीक है। और किससे किससे होगी, बल्ब और एमीटर से होकर के जाएगा। तो पॉजिटिव टर्मिनल सेल के, ठीक है फ्रेंड्स, सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से, और जो है नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। अच्छा फ्रेंड, मैं आपको एक बात यहीं पे बता देती हूँ, जो DSSB का TGT नेचुरल साइंस का एग्ज़ाम है, या फिर DSSB का कोई भी एग्ज़ाम है, ये टोटल CBSE का करिकुलम NCERT का करिकुलम फॉलो होता है, और ये जो है क्वेश्चन जो भी पूछते हैं इनका बिल्कुल क्लियर होता है। इसमें कुछ भी घुमाने फिराने वाला नहीं है, कि कन्फ्यूज़न नहीं होता। अगर आपको आता है तो आप ज़रूर कर लेंगे, ओके। तो इनका जो सिलेबस है और इनका करिकुलम है सब कुछ बिल्कुल क्लियर है।
नेक्स्ट है यहाँ पे हमारे पास, अब देखिए यहाँ पे ये एग्जाम्पल देखिए, सबसे पहले एग्जाम्पल से ही हम लोग जो है सारी चीज़ें लर्न कर लेंगे। अगर एग्जाम्पल आ गए तो उस पर बेस्ड जो भी क्वेश्चन होगा आप उसको कर लोगे। तो देखिए यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे है हमारे पास अ करंट of 0.5 ampere is drawn by a filament of an electric bulb for for 10 minutes। ओके, अब कहा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि जो एक करंट है, ठीक है, जो करंट है वो कितनी है, करंट आपको दे रखी है यहाँ पे 0.5 एम्पियर है। ओके, और जो फिलामेंट है बल्ब का वो क्या कर रहा है, 10 मिनट्स तक जल रहा है। तो अब ये पूछा जा रहा है कि 10 मिनट तक अगर कोई बल्ब जलता है और उसमें 0.5 एम्पियर की जो करंट है वो बह रही है, तो अब क्या बताना है यहाँ पे आपको, अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू दी सर्किट। अब आपको सिंपल जो है क्या बता देना है, चार्ज बताना है, जो वो चार्ज बताना है जो उस इलेक्ट्रिक सर्किट में बह रहा है या प्रवाहित हो रहा है। तो सिंपल आप इक्वल, यहाँ पे देखिए Q इक्वल टू IT का फॉर्मूला लगा दिया गया है। फ्रेंड्स देखिए कितना सिंपल है, सारी चीज़ें दे रखी हैं। तो अब यहाँ पे I दे रखा हुआ है और यहाँ पे आपका जो है टी भी दे रखा हुआ 10 मिनट्स, उसको जो है हमने सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लिया। अच्छा, आपको जो भी यूनिट है फ्रेंड वो आपको जो है SI यूनिट अगर दी हुई है तो सारी SI यूनिट में चेंज कर लेनी है, ठीक है। मिनट है तो उसको सेकंड में चेंज कर लेना है। और आप जो है इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा, अगर मीटर है तो मान लीजिए अगर कोई डिस्टेंस आप मेजर कर रहे हैं तो उसको अगर किलोमीटर में आंसर पूछा गया, किलोमीटर पर आवर में, तो आप उसको जो है मीटर को किलोमीटर में चेंज करेंगे, सेकेंड को आवर में चेंज करेंगे। इस तरीके से चीज़ों को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा जब न्यूमेरिकल्स करते रहिएगा। तो चलिए यहाँ पे अब आपके पास एक क्वेश्चन हो गया, जब आप इसको सॉल्व करेंगे फ्रेंड तो बिल्कुल अब इसको सॉल्यूशन में कुछ रखा नहीं है। अब यहाँ पे आपने दोनों का मल्टीप्लिकेशन जब कर दिया है तो आपके पास जो कूलम्स आ गए हैं, कितने आ गए हैं, 300 कूलम्स आ गए बिल्कुल। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है उसको आप लोग याद करते रहिएगा और उसको सॉल्व करते रहिएगा। देखिए इस क्वेश्चन में देखिए क्या, व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन, डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट, ठीक है। तो करंट की यूनिट अभी बताई है तो अब उसको आप बता सकते हैं कि एम्पियर हो जाएगा। फिर उसके बाद है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज में तो ऊपर ही बताया था 1.6 × 10⁻⁻19 वाला, वो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे वायर के इनसाइड में क्या होता है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर ही इसमें कन्फ्यूज़न होता है कि इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो किस में होता है और इलेक्ट्रॉन का फ्लो किस में होता है, कंडक्टर के अंदर। और कंडक्टर अगर कोई चार्ज, अगर कोई करंट कैरी कर रहा है तो वो किस वजह से करता है, वो इसलिए करता है क्योंकि उसके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है, इसीलिए। तो चलिए फ्लो ऑफ चार्ज देख लेते हैं। जो फ्लो ऑफ चार्ज है उसमें देखिए क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज इनसाइड द वायर। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे क्या है कि जो मेटल है वो कैसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, इसको भी समझना है। तो यहाँ पे देखिए होता क्या है, ये जो है यहाँ पे बस आपको एक चीज़ समझनी है कि देखिए इनसाइड द सॉलिड द एटम्स आर पैक्ड टुगेदर विद वेरी लिटिल स्पेसिंग बिटवीन देम। मैं इसको समझा देती हूँ। इसमें क्या कहा गया है कि कोई भी मेटल होता है, ठीक है, ये सॉलिड होता है। तो सॉलिड में क्या होता है आपको पता है, लिक्विड, सॉलिड और गैस, ठीक है। ये तीनों चीज़ें आपको पता है कि जो सॉलिड होता है सबसे कॉम्पैक्ट होता है, उसमें जो है इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही ज़्यादा पास में होते हैं, उसमें जो है जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा पास में होते हैं, टाइट बंधे हुए होते हैं। लिक्विड में थोड़ा कम और गैस में बहुत ही ज़्यादा दूर होते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे जो सॉलिड है उसके अंदर होता क्या है, जो एटम्स होते हैं वो पैक्ड होते हैं एक दूसरे के साथ और जो है बहुत ही कम स्पेसिंग होती है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्रेंड, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जो है ट्रैवल कर सकते हैं। कोई भी परफेक्ट सॉलिड क्रिस्टल भी आप ले लो तो उसमें भी इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो सकता है, ठीक है। और अब देखिए मोशन जो होता है, द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर, ठीक, इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ चार्ज इन एम्प्टी स्पेस। और ये जो मोशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का, इसको जो है चार्ज से कंफ्यूज नहीं करना है। इलेक्ट्रॉन का मोशन जो है कंडक्टर में वो डिफरेंट चीज़ है और जो चार्जेस हैं एम्प्टी स्पेस में वो डिफरेंट होते हैं, दोनों डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो अब देखिए होता क्या है, यहीं पे एक चीज़ और मिलेगी आपको, व्हेन अ स्टीडी करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर द इलेक्ट्रॉन्स इन इट मूव विद अ सर्टेन एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड। अब यहाँ पे अगर आपसे एग्जाम में
ड्रिफ्ट स्पीड के बारे में अगर पूछा गया, क्वेश्चन में आ गया, तो आप इसके बारे में लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे कि जब कोई भी स्टीडी, मतलब कोई भी आपकी स्टेबल, समझ लीजिए स्टीडी करंट है, ठीक है, और वो किसी कंडक्टर्स के थ्रू जो है बह रही है, फ्लो कर रही है, तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें वो क्या करते हैं, एक एवरेज स्पीड से मूव करते हैं और उसको क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट स्पीड कहते हैं। ओके, उसके बाद फिर अब आप यहाँ पे जो है नेक्स्ट देख लीजिए क्या है। अब यहाँ पे इन्होंने ये बताया है कि जब बल्ब ऑन होता है, जब बल्ब की स्विच ऑन करते हैं तो बल्ब जलने लगता है, और जब स्विच ऑफ करते हैं तो बल्ब जो है वो नहीं जलता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, यहाँ पे इन्होंने बताया है कि जो फिजिकल ड्रिफ्ट होती है वो इलेक्ट्रॉन की, वो क्या करती है, इन दी कंडक्टिंग वायर्स इज़ वेरी स्लो स्पीड। वो कंडक्टिंग वायर में जो इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट स्पीड होती है, फिजिकल ड्रिफ्ट जो होती है वो स्लो होती है, बहुत ही स्लो होती है। ओके, और जो एग्जैक्ट मैकेनिज्म है वो करंट फ्लो की, और वो जो है लाइट की जो स्पीड होती है उसके बिल्कुल क्लोज होती है स्पीड। ओके, तो चलिए अब यहाँ पे आगे देखते हैं। यहाँ पे अब आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस इसके बारे में दिया हुआ है। इसमें भी आप लोगों को क्या क्या चीज़ें देखनी है, देखिए सब कुछ नहीं देखना है। अब देखिए अगर कोई कंडक्टिंग वायर है अगर कोई कंडक्टिंग वायर है, ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, 2 पॉइंट हैं, तो 2 पॉइंट हैं, तो इनके बीच में क्या होगा, कुछ पोटेंशियल होगा, ठीक है। एक इस पॉइंट पे पोटेंशियल होगा, मान लीजिए एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, तो एक ए पॉइंट का पोटेंशियल होगा, एक बी पॉइंट का पोटेंशियल होगा, ठीक है। और जो पोटेंशियल में डिफरेंस होगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो डिफरेंस होता है पोटेंशियल का, ठीक है, दिस डिफरेंस ऑफ द पोटेंशियल मे बी प्रोड्यूस्ड बाय अ बैटरी कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रिक सेल्स। तो जो भी इलेक्ट्रिक सेल्स यूज़ करते हैं, या तो सिंगल होता है तो सेल बोलते हैं, और अगर बहुत सारे सेल का कॉम्बिनेशन होता है तो वो मिलकर के क्या बना लेता है, बैटरी। तो ये क्या होता है, ये जो पोटेंशियल जो है, जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, ये जो है अलग अलग सेल या फिर जो बैटरी होती है कंबाइंड मिला करके, उनमें जो पोटेंशियल का डिफरेंस होता है उसकी वजह से भी कॉज होता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब जो क्या बता रहे हैं, सेल जो होता है उसमें क्या होता है, जो केमिकल एक्शन होता है विद इन द सेल। आपको पता है जो सेल होते हैं उसमें केमिकल होता है, ठीक है, ड्राई सेल भी होते हैं, लैक्लांशिया सेल होते हैं, कई टाइप के सेल्स भी होते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे जो आपका और कुछ सेल आपने रिचार्जेबल भी देखे होंगे, जैसे कि जो रिमोट कार्स वगैरह बच्चे की आती हैं, बच्चों की किड्स की, उसमें जो है रिचार्ज करने के लिए होते हैं। बैटरी जो होती है मोबाइल फ़ोन्स की वो भी तो रिचार्जेबल होती है, लिथियम आयन बैटरी यूज़ होती हैं उसमें। तो अब होता क्या है फ्रेंड, जो केमिकल एक्शन होता है सेल के अंदर वो क्या करता है, वो एक पोटेंशियल डिफरेंस कॉज करता है, ठीक है। और कहाँ पे कॉज करता है वो पोटेंशियल डिफरेंस, वो सेल के टर्मिनल के बीच में कॉज करता है। और ये तब भी रहता है जब वहाँ पे कोई भी करंट नहीं होती, जब सेल कोई भी करंट नहीं ले रहा होता है, चार्जिंग में नहीं होता है, ऐसे ही लगा होता है, अनयूज्ड होता है, लेकिन तब भी उस दोनों ही उसके जो आपके जो है आपके टर्मिनल्स होते हैं उसके उनके बीच में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ओके, अब फिर उसके बाद जो सेल होता है जब वो कनेक्ट कर दिया जाता है, जब सेल को कनेक्ट कर देते हैं किसी भी कंडक्टिंग सर्किट एलिमेंट से, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या होता है, वो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो एक चार्ज क्रिएट कर देता है, ठीक है। कंडक्टर के अंदर वो एक चार्ज क्रिएट कर देता है, मोशन क्रिएट कर देता है, और उसके बाद फिर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो जाती है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब आपको एक चीज़ और समझनी है। यहाँ पे अब इन्होंने देखिए उसको बता दिया है और उसका एक फार्मूला भी दिया गया है। तो ये देख लीजिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट कैरिंग सम करंट एज द वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर, ठीक है। एक यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो भी कार्य किया जाता है, ठीक है, जो भी वर्क डन होता है करंट करेंग कंडक्टर में या सर्किट में, वो कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, यानी वर्क डन के लिए W शो किया गया है, चार्ज के लिए Q शो किया गया है, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए V शो किया गया है, और फॉर्मूला यहाँ पे है V इक्वल टू W अपॉन Q। तो ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे याद कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे यही फॉर्मूला दिया हुआ है फ्रेंड, तो ये आपको याद कर लेना है, V इक्वल टू W अपॉन Q।
तो अब यहाँ पे नेक्स्ट अब आपको यूनिट भी पता करनी है। तो जो एसआई यूनिट होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वो वोल्ट होती है और वो जो है वोल्टा के नेम पर रखी गई थी। चलिए अब 1 वोल्ट कितना होता है, देखिए 1 वोल्ट इज़ दी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन potential difference between 2 points in a current carrying conductor when 1 joule of work is done to move a charge of 1 coulomb from one point to other। अब ये कह रहे हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है 1 वोल्ट वो कब डिफाइन होगा। 1 वोल्ट जो है वो तब डिफाइन होगा जब जो भी करंट करेंगे कंडक्टर है उसमें क्या होगा, 2 पॉइंट्स के बीच में एक जो है कूलम चार्ज को 1 जूल वर्क करने में जो भी आपका जो है लगेगा वो क्या होगा, 1 वोल्ट होगा। यानी 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया है ना कि जो वर्क डन होगा, कब वर्क डन होगा, जब जो चार्ज होगा 1 कूलम का उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करेंगे तो फिर 1 वोल्ट आपका हो जाएगा। चलिए 1 वोल्ट को अब कैसे रिप्रेजेंट किया, सिंपली इसको रिप्रेजेंट कर दिया, जो फॉर्मूला है उसी फॉर्मूले से रिप्रेजेंट कर दिया। 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम, या फिर कूलम को जब ऊपर लाएंगे अपॉन हटा करके तो इन्वर्स कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देख लीजिए, अब जैसे कि करंट को, हाँ ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि करंट को मेजर करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो अमीटर का यूज़ करते हैं। और वोल्ट को यानी पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, वोल्ट मीटर का। तो द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय द मीन्स ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द वोल्ट मीटर। वो इंस्ट्रूमेंट जो है जो पोटेंशियल डिफरेंस को मापता है वो क्या कहलाता है, वोल्ट मीटर कहलाता है। और वोल्ट मीटर जो होता है वो हमेशा ऑलवेज पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। बिल्कुल फ्रेंड, बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लर्न कर लीजिएगा, स्टार बना दे रही हूँ इस पर, कि जो वोल्ट मीटर है वो हमेशा 2 पॉइंट्स के बीच में पैरेलल में लगाया जाता है और जो अमीटर है वो सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है। ओके, अमीटर जो है वो सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं और वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। चलिए, और वहाँ पे लगाया जाता है जिन 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को मापना होता है, मेजर करना होता है। अब यहाँ पे अगेन देखिए एक न्यूमेरिकल आ गया इसी पर बेस्ड। तो यहाँ पे देखिए हाउ मच वर्क इज़ डन इन मूविंग चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। अब यहाँ पे चार्ज क्यू दे रखा है फ्रेंड्स, और यहाँ पर आपको वोल्ट भी दे रखा है, V इक्वल टू 12 वोल्ट भी दे रखा है पोटेंशियल डिफरेंस जो है। तो अब यहाँ पे जब सॉल्यूशन जो है सॉल्व किया गया तो क्या हुआ, यहाँ पे देखिए द अमाउंट ऑफ चार्ज Q, और ये क्या होती है, दैट फ्लो बिटवीन 2 पॉइंट्स एट पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू 12 वोल्ट इन 2 कूलम इज 2 कूलम। और उसके बाद फिर है कि अमाउंट ऑफ वर्क डन जो है वो कैलकुलेट करना है, तो फॉर्मूला जल्दी से लगा दिया गया है, W इज इक्वल टू VQ, V दे रखा है 12 वोल्ट, कूलम दे रखा है 2C। अब यहाँ पे जो है जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 टू द 24 आ जाएगा, जो कि जूल में एक्सप्रेस किया जाएगा। और जो है वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल होती है वर्क की यूनिट। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे अगेन क्वेश्चंस दिए हुए हैं और आप चाहें तो इन क्वेश्चंस को याद कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं इनकी, तो आपकी थ्योरी और कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर होगा। इसमें पूछा गया है नेम द डिवाइस दैट हेल्प टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। ठीक है, तो अब आपको पता ही है वोल्ट मीटर। और उसके बाद है कि व्हाट इज मीन्ड बाय सेइंग दैट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज़ 1 वोल्ट। तो अभी आपने यहाँ पे पीछे जो फॉर्मूला है उसी के बारे में बात की जा रही है कि 1 वोल्ट इज इक्वल टू जो है वो 1 जूल अपॉन 1 कूलम हो जाएगा। ठीक है, उससे हो गया, मतलब यहाँ पे क्रॉस चेक भी करा जा रहा है जो आपने नॉलेज आपने गेन किया है उसको जो है कितना किया है। हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। अब इसको आप जो है इसको आप खुद सॉल्व करके भी देख सकते हैं। ओके, नाउ अब यहाँ पे देख लीजिए सर्किट डायग्राम है। तो अब सर्किट डायग्राम में कुछ नहीं है, आपको बस सर्किट डायग्राम के बारे में बस इतना है, एक बार आप देख लीजिए कि किसको सर्किट डायग्राम में करते हैं कैसे, और बाकी इसका कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है फ्रेंड। तो लेकिन मैं जो है यहाँ पे चूँकि है तो एक बार आपको रिमाइंड करा दे रही हूँ कि जो इलेक्ट्रिक सेल होता है इसको ऐसे करते हैं, माइनस पॉजिटिव 2 टर्मिनल है इस तरीके से, और जो बैटरी या कॉम्बिनेशन होता है उसमें उसी चीज़ को आपको ज़्यादा एक के बाद एक जोड़ करके कर देना है। और अगर स्विच ओपन है तो उसमें डॉट नहीं लगाएंगे, और स्विच अगर क्लोज है तो एक डॉट लगा देंगे। फिर वायर अगर जॉइंट है तो ये कर देंगे। उसके बाद वायर क्रॉसिंग है और विदाउट जॉइनिंग
तो उसमें आप ऐसे कर सकते हैं। और इलेक्ट्रिक बल्ब के लिए ऐसे है, रजिस्टर के लिए ऐसे, ये तो आपको पता ही होगा। और वेरिएबल रेजिस्टेंट रियोस्टेट के लिए ऐसे है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। ए मीटर के लिए ए है प्लस माइनस करके, और वोल्ट मीटर के लिए वी है प्लस माइनस करके। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे जो है आपका अब आगे ओम्स लॉ आ गया है। ओम्स लॉ मैं बता देती हूँ। ओम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है फ्रेंड्स फिजिक्स का, और इलेक्ट्रिसिटी में है। ओम्स लॉ पे क्वेश्चंस आते हैं, मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ, ठीक है। तो ओम्स लॉ में आप और जनरली आपको कंपेयर करने वाले क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ओम्स लॉ में क्वेश्चन है कि पहले तो इसको समझ लीजिए कि होता क्या है ओम्स लॉ में, और ये क्या होती है। ये जो है अब आपको जब पूछा जाएगा कि रिलेशनशिप बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर एंड द करंट थ्रू इट, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसके बारे में आगे आपको जानना है, तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ। ओम्स लॉ में आपको बस फ्रेंड यहाँ पे देख लीजिए, जो एक फार्मूला है वो आपको यहाँ पे याद करना है, बाकी आप के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब अगर आपको और ज़्यादा पढ़ना है तो आप उसको और डिटेल में जाके कर सकते हैं, लेकिन एक लॉ है, बस इसको करंट और वोल्ट के बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश करने के लिए जो है इसको वेरीफाई करने के लिए ये ज़्यादा यूज़ होता है। अब यहाँ पे देखिए वी जो है, यानी कि जो वोल्ट है फ्रेंड, वो जो वोल्ट है वो क्या है, वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, वोल्ट करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और V अपॉन आई जो है वो कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट को जब रिप्लेस किया गया तो R लगाया गया, तो यहाँ पे जो आपके पास बनेगा वो क्या बन जाएगा, V इज़ टू आई आर। तो आपका जो मेन इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है, V इज़ टू आई आर है। ओके, अब यहाँ पे देख लेते हैं ये क्या है कि ये जो है द पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस द एंड ऑफ अ गिवन मेटालिक वायर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, जो मैंने अभी यहाँ पे बता दिया आपको। और टेम्परेचर सेम होना चाहिए, ठीक है, टेम्परेचर सेम होना चाहिए, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट्स किए गए, तो ऐसा नहीं कि आप पहले टेम्परेचर कम रख रहे हो फिर बढ़ा दे रहे हो। टेम्परेचर सेम टेम्परेचर पे वेरीफाई है ये, और इसको क्या कहते हैं, ओम्स लॉ कहते हैं, ठीक है। नाउ अब आर यहाँ पे क्या है, वो कांस्टेंट है किसी भी मेटालिक वायर के लिए और किसी भी गिवन टेम्परेचर के लिए, और इसको क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस मतलब जो रेजिस्ट कर सकता है, जो रोक सकता है, ठीक है। और ये क्या होती है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस, ठीक है। ये किसी कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि वो चार्जेस को रेजिस्ट कर सकता है, ठीक है, उसके फ्लो को रेजिस्ट कर सकता है। और जो है अब यहाँ पे क्या है, एसआई यूनिट जो उसकी होती है वो ओम होती है, और इसको किस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, ओम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इसको ओम्स लॉ जो है R इक्वल टू V अपॉन आई। तो अब देखिए यहाँ पे उसी को और आगे समझ लेते हैं। यहाँ पे है इफ़ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड ऑफ अ कंडक्टर इज़ 1 वोल्ट, अगर दो एंड जो कंडक्टर के दो एंड हैं उनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, 1 वोल्ट है, एंड द करंट थ्रू इट इज़ 1 एम्पियर, और इनके बीच जो करंट है, जो करंट फ्लो हो रही है वो 1 एम्पियर है, तो जो रेजिस्टेंस होगा वो R होगा, ठीक है। और कंडक्टर के बारे में है तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना होगा, R होगा। अब 1 ओम को जैसे ऊपर अभी हम सारे जो है फार्मूला और लॉज देखते आए हैं, उसमें भी जो है वैसे ही यहाँ पे भी है कि 1 ओम दैट इज़ 1 ओम इज़ इक्वल टू 1 वोल्ट और अपॉन 1 एम्पियर। ओके, तो यहाँ पे आप इसको भी याद रखेंगे बिल्कुल, ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा। 1 ओम इक्वल टू 1 वोल्ट, वो तो जब आप यूनिट लिखेंगे तो अपने आप इस चीज़ को लिख सकते हैं, इसमें कोई टेढ़ी खीर नहीं है। चलिए नेक्स्ट जो है आपका, यहाँ से अगर हम करंट के टर्म में, अब देखिए यहाँ पे अगर हम करंट के टर्म्स में यूज़ करना चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं, आप V इक्वल टू आई आर लिख सकते हैं। और जब आप I को ही सिर्फ I को इधर लाना चाहेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्या हो जाएगा, V तो इधर ही रहेगा और R यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे I इक्वल टू V अपॉन R भी हो सकता है। कोई भी एक याद कर लीजिए, उससे बहुत सारे फार्मूला निकल जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आने वाली है वो समझ लीजिए।
ये कहा गया है, ठीक है, ये कहा गया है, इस क्वेश्चन से क्या पता चलता है कि जो करंट होती है थ्रू अ रजिस्टर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेजिस्टेंस। जो करंट है रजिस्टर में वो रेजिस्टेंस के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। क्यों, कैसे है ये देख लीजिए। आई जो है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये आई है 1/r लिख सकते हैं, क्योंकि आई इक्वल टू किया है V/R है। तो इन दोनों के बीच जो रिलेशन है वो कैसा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, वही चीज़ कही जा रही है। उसके बाद है कि इफ़ द रेजिस्टेंस इज डबल्ड द करंट गेट्स हाफ्ड। ओके, और इन मैनी प्रैक्टिकल केसेस इट इज़ नेसेसरी टू इंक्रीज और डिक्रीज द करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। अगर रेजिस्टेंस को डबल कर दिया गया तो करंट हाफ हो जाएगी, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब देखिए यहीं पर मैं आपको एक चीज़ बता दे रही हूँ फ्रेंड, यहाँ पे देखिए, चूँकि आई अभी अभी आपने देखा ना, आई जो है करंट वो रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब इस पे जो भी क्वेश्चन आएगा बस आपको ऐसे कर लेना है। देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पे आप I1/I2 इज इक्वल टू R2/R1, ऐसे आप याद रख लीजिएगा फ्रेंड। मान लीजिए पहले करंट आपकी I1 दी हुई है और आपका जो है R2 और R1 दिया हुआ है, तो आप यहाँ से I2 निकाल सकते हैं कि पहले जो करंट थी वो I थी, उसके बाद डबल हो गई करंट तो 2I हो गई। ठीक है, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो अब यहाँ पे इन्होंने रेजिस्टेंस डबल कहा है ना, तो हम इसको देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास जो है यहाँ पे I1 है और अपॉन I2 है फ्रेंड। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो है हम क्या कर रहे हैं, रेजिस्टेंस जो है ये कह रहे हैं कि डबल कर दिया गया, तो इसको हम लोग 2R कर दे रहे हैं, रेजिस्टेंस को डबल कर दिया गया। और यहाँ पे जो है पहले R रहा होगा, ठीक है, पहले R रहा होगा, R1 जो था, अब यहाँ से R और R कैंसिल हो जाएगा, तो I1 इज इक्वल टू 2I2 हो जाएगा ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, I1 इज इक्वल टू 2I2, या अगर हम I माने तो फिर यहाँ पे इतना हो जाएगा। तो अब पूछा गया है अब जो करंट होगी, यानी कि जो I2 होगी फ्रेंड, जो अब I1 तो पहले वाली है, तो I2 अगर करेंगे तो इस 2 को यहाँ पे लेकर के आएंगे तो कितनी हो गई करंट, आधी हो गई कि नहीं हो गई। तो यहाँ पे वही चीज़ पूछा गया है कि जो करंट अगर रेजिस्टेंस को डबल कर दिया जाएगा तो जो करंट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, वो पहली वाली करंट की आधी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। यही चीज़ है। तो फ्रेंड जो मैंने अभी बताया है उसको आप याद कर लीजिएगा, उससे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस जो है सॉल्व हो जाएंगे। और अगर जब आपको वोल्ट से आपको फॉर्मूला बताना है, तो चूँकि V इज इक्वल टू IR है, तो यानी कि जो वोल्ट है वो रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है। तो अब यहाँ पे देख लीजिए, अब आप इसको जो है V1/V2 इज इक्वल टू R1/R2 से उससे कर सकते हैं। अगर आपने ये चीज़ समझ ली फ्रेंड, तो एक भी क्वेश्चन आई गारंटी गलत नहीं होगा आपका, चाहे वो जो है आपका रेजिस्टेंस बढ़ाया जा रहे हो, चाहे आपका वोल्टेज बढ़ाया जाए, ओके, चाहे करंट कम की जाए या ज़्यादा की जाए, तो ये आपको याद कर लेना है। तो चलिए, अब यहाँ पे इतना हो गया था कि जो है हमने ये सीख लिया था यहाँ पे कि रेजिस्टेंस अगर डबल कर दिया जाएगा तो करंट हाफ हो जाएगी। अब देख लेते हैं यहाँ पे, अब क्या करते हैं, एक कंपोनेंट होता है, ठीक है, कह रहे हैं अ कंपोनेंट यूज टू रेगुलेट करंट विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज सोर्स इज कॉल्ड वेरिएबल रेजिस्टेंस। अब वेरिएबल रेजिस्टेंस का ऊपर साइन भी बना हुआ था, ठीक है। तो कह रहे हैं कि एक कंपोनेंट होता है, वो यूज़ किया जाता है, किस लिए यूज़ किया जाता है, करंट को रेगुलेट करने के लिए। और क्या करते हैं ये, इसमें जो है वोल्टेज की जो है चेंजिंग नहीं की जाती है, ठीक है। जो वोल्टेज का सोर्स होता है उसको चेंज नहीं करते हैं, उसको चेंज किए बिना ही करंट को रेगुलेट कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं, और इसको कहते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। अब देखिए, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, यहाँ पे देख लीजिए, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट अ डिवाइस कॉल्ड रियोस्टेट इज ऑफन यूज्ड टू चेंज द रेजिस्टेंस इन द सर्किट। अब अगर पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक सर्किट में ऐसी कौन सी डिवाइस है, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक सर्किट में ऐसी कौन सी डिवाइस है जो रेजिस्टेंस को चेंज करने के लिए यूज़ होती है, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा और 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, तो उसमें आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर रियोस्टेट दिएंगे या रियोस्टेट का फंक्शन पूछा जाएगा, तो आप इसको कर सकते हैं। ओके, नाउ अब यहाँ पे तो एक्टिविटी है, एक्टिविटी से अभी हमको कोई अभी ज़्यादा नहीं हमको लेना है एक्टिविटी को, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, अब यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें और यहाँ पे देखनी थी। अब यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे ये देख लीजिए। अब देखिए फ्रेंड, क्या होता है कि
जो मोशन होता है ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू अ कंडक्टर इज रिटार्डेड बाय इट्स रेजिस्टेंस। ठीक है, जो अभी जैसे पहले बताया जिस पे ओम्स लॉ है कि जो इलेक्ट्रॉन्स का मोशन होता है ये उसको रेजिस्ट या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को रेजिस्ट कर सकता है, तो इसे रेजिस्टेंस कहते हैं। तो अ कंपोनेंट ऑफ अ गिवन साइज दैट ऑफर्स अ लो रेजिस्टेंस इज गुड कंडक्टर। एक कोई कंपोनेंट जिसका रेजिस्टेंस लो होगा, ठीक है, वो गुड कंडक्टर होगा। कैसे गुड कंडक्टर होगा? क्योंकि आई जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर के। ठीक है, तो रेजिस्टेंस अगर लो है तो कंडक्टर क्या है? अच्छा है। और फिर क्या कह रहे हैं? अ कंडक्टर हैविंग सम अप्रिशिएबल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड रेजिस्टर। और जो है ऐसा कंडक्टर जिसमें कुछ अप्रिशिएबल या कुछ अमाउंट में अच्छा जो रेजिस्टेंस होता है तो उसको क्या कहते हैं? रजिस्टर कहते हैं। और उसके बाद है फ्रेंड, अ कंपोनेंट ऑफ आइडेंटिकल साइज दैट ऑफर्स हर द रेजिस्टेंस इज पुअर कंडक्टर। ठीक है, कह रहे हैं कि अगर जो है कोई भी ऐसा कंपोनेंट जो आइडेंटिकल साइज का जो ज़्यादा रेजिस्टेंस करता है वो कंडक्टर पुअर होगा। अभी जैसे कि आई जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था आर के। ओके, लेकिन जो इंसुलेटर होगा, एन इंसुलेटर ऑफ द सेम साइज ऑफर्स इवन हायर रेजिस्टेंस। लेकिन जो इंसुलेटर होगा वो क्या करेगा? जो है वो हायर आपका रेजिस्टेंस जो होगा वो एन इंसुलेटर ऑफ द सेम साइज ऑफर्स इवन हायर रेजिस्टेंस, वो हायर रेजिस्टेंस को ऑफर करेगा। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे जो है हमारे पास अभी और भी इसके आगे है, और इसके आगे का जो है मैं वो आगे नेक्स्ट जो है लेक्चर जो बनाऊंगी उसमें लेकर के आऊँगी फ्रेंड्स। और आज के लिए इतना ही कि आपने आज ओम्स लॉ पढ़ा, आपने आप जो आज जो है जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस था, करंट था, उन सब के फॉर्मूले आपने सीखे। आज फर्स्ट लेक्चर था, और आप इसको जो है आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, देखिए। सारी चीज़ें धीरे धीरे अपलोड हो रही हैं सारे लेक्चर्स। तो फ्रेंड चलिए, थैंक यू सो मच।